नमस्कार, मैं हूं शीतल राजपूत। इंडिया न्यूज पर नए शो जन गण मन के साथ मैं आपका स्वागत करती हूं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हिंदुस्तान में बड़े और बुनियादी सवालों का हल आज तक नहीं निकल सका। राज सत्ता, धर्म सत्ता और लोक सत्ता के बीच समन्वय और सहयोग नहीं बन सका। राजनीति वोट नीति के आगे पीछे घूमती रही। सत्ता सांठगांठ, साजिश और स्वार्थ के बाहर निकल ही नहीं पाई। इसलिए एक ऐसे मंच की जरूरत है जहां सारे गिरह पेच खोले जाएं, सवालों पर खुली बहस की जाए, बेहतरी के कुछ रास्ते निकले और हमारे जनतंत्र के जन के मन में क्या है ये देश के सामने आ पाए। इसी मकसद से हम बहस के उस मंच की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है जन गण मन। आज इस खुले मंच पर हमारे साथ कई मेहमान हैं, कुछ बाहर से भी जुड़ेंगे और समाज के हर उम्र की नुमाइंदगी भी है। परिचय मैं बाद में कराऊंगी, पहले आपको ये बता दूं कि आज हम दरअसल इस बात पर बहस करने जा रहे हैं कि क्या इस देश के दलों ने हमेशा बंटवारे की राजनीति की है। रेवाड़ी में बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस देश में हमेशा से बंटवारे की राजनीति होती रही है, सेना तक को बांटने की कोशिश की जाती रही है। वक्त है कि दिल्ली में बैठी सरकार को बदल दिया जाए। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या सिर्फ सरकार बदल देने से हालात बदल जाएंगे? बहस शुरू करने से पहले आप नरेंद्र मोदी को सुन लीजिए। दिल्ली में सक्षम सरकार न बने, देशभक्ति से भरी हुई सरकार न बने, हिंदुस्तान के जन जन की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध सरकार न बने, तब तक सैन्य कितना ही सामर्थ्यवान क्यों न हो, साधन कितने ही आधुनिक क्यों न हो, हम सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकते हैं। सीमा पर लड़े जाएंगे, उससे ज्यादा टेक्नोलॉजी से लड़े जाने वाले हैं, साइबर वॉर होने वाले हैं और उसमें ओजस्वी, तेजस्वी, बुद्धिमान नौजवानों की जरूरत रहेगी। हमें सेना को आधुनिक बनाना होगा, हमें सेना में युवा शक्ति, तेजस्वी युवा शक्ति को जोड़ना होगा और उस दिशा में दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने एक विश्वास का माहौल बनाना होगा। सेना में जाना एक गौरव का कारण हो, ये माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाकर के होगा। हमारे देश में वोट बैंक की राजनीति, ये वोट बैंक की राजनीति का खेल इतना घिनौना हो गया है। चप्पे चप्पे पर वोट बैंक की राजनीति की दुर्गंध आती है, बू आती है। टुकड़े टुकड़ों में समाज को तहस नहस कर दिया गया है। हम राजनेताओं को अगर सेक्युलरिज्म सीखना है तो हमारी भारत की सेना से हम सीख सकते हैं। जल, थल और नभ तीनों क्षेत्रों में काम करें हमारे सैनिक बल। वहां जिस प्रकार से सभी पंथों के लिए आदर का भाव है, सभी पंथ मिलजुल करके मात्र भारत माता की सेवा के लिए खप रहे हैं, इससे बड़ा सेक्युलरिज्म का कोई उदाहरण नहीं हो सकता। तो बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी, जिन पर खुद सांप्रदायिकता का आरोप लगता रहा है, जिनके सेक्युलर क्रेडेंशियल्स पर सवाल उठते रहे हैं, उनका ये कहना है कि इस देश में हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बंटवारे की राजनीति करती है और इस राजनीति से उभरने के लिए, इससे उठने के लिए हमें जरूरत है कि हम केंद्र की सरकार जो है उसमें बदलाव हो, उसे बदला जाए। यानी वो कांग्रेस यूपीए सरकार पर निशाना साध रही है। आप सबका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। हमारे साथ जितने भी गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, खास मेहमान मौजूद हैं। साबिर अली जेडीयू के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के हुक्कल नवाब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में हमारे साथ बीजेपी के रामेश्वर चौरसिया मौजूद हैं, साथ ही कमाल फारूकी साहब चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन के हैं, समाजवादी पार्टी से एक अरसे तक जुड़े रहे हैं, अब नहीं है। हमारे साथ स्वामी दीपांकर हैं, धर्मगुरु हैं, और मौलाना मकसूद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, ये चेयरमैन हैं ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के। और हमारे साथ मौजूद है इस देश का जन यानी आम जनता, हमारे साथ युवा मौजूद है जो इस बातचीत में एक्टिवली शामिल होंगे। हमारे साथ अलग अलग वर्ग
के लोग मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता उषा ठाकुर हमारे साथ हैं और तमाम वर्ग के लोग जो है हमारे साथ जुड़े हैं इस बहस को आगे बढ़ाने के लिए। सबसे पहले मेरा सवाल जो है वो अखिलेश प्रताप सिंह से होगा। अखिलेश प्रताप सिंह जी, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बंटवारे की आप उन पर आरोप लगाते हैं बंटवारे की राजनीति का। उनका ये कहना है कि बंटवारे की राजनीति हर दल करता है इस देश में और खासतौर से निशाना उन्होंने कांग्रेस पर साधा है। देखिए, हमें किसी प्रकार के सबूत या सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। बू के ना जिसका उन्होंने जिक्र किया है वो सबसे पहले शरीर की बू आदमी को सुनाई देती है। उनके शरीर में जो बू है उसको उन्होंने महसूस किया, उसका गंध उन्हें लगी है। लेकिन फौज के नाम पर आपने फौज में आपने धर्म के नाम पर गणना क्यों कराई, इसका जवाब दीजिए। फौज में आपने धर्म के नाम पर हमें पहले बोलने दी, इतनी लंबी तकरीर सुनाइए पूरी बात का। मुझे पूरा जवाब देने दे, एक एक चीज का जवाब दूंगा मैं। दूसरी बात का उन्होंने जिक्र किया कि हमारे पड़ोसी राज्य के बारे में जिक्र किया उन्होंने। मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण दे रहा हूं। पार्लियामेंट अटैक के बाद पूरे हिंदुस्तान का जनमानस, पूरी दुनिया का जनमानस पाकिस्तान के खिलाफ था। आडवाणी जी, अटल जी ने बोला कि जंग आगाज है, आर्या पार होगी। 3.5 साल पूरी सेना, मिसाइल तक तैयार थे, सब कुछ तैयार थी और कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि जब हिंदुस्तान की आर्मी ने रोकना होगा, क्योंकि आप बात कर रहे हैं पार्लियामेंट पर हमले की। आप पार्लियामेंट पर हमले की बात कर रहे हैं। चलिए नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है कि पार्लियामेंट पर हमले के दोषी को फांसी की सजा देने में आपको 10 साल क्यों लग गए? शीतल चलिए नहीं, ये नहीं चलिए से काम नहीं चलेगा। पूरी बात सुननी होगी आपको। पूरी बात सुना देश ने मोदी की, उसका जवाब आपको सुनना होगा। हाँ, और से पैसे दिया घेरे जाने के बाद ये फौजियों की बात करते हैं। जब हिंदुस्तान के फौजी गोली खा के वहां के आतंकवादियों को घेरे तो सेफ पैसे के ऐलान करके सेफ पैसे और जब उनके सर कलम किए जाते हैं, शहीद किया जाता है उनको, तब आपकी सरकार क्या करती है? आपके पास मैं आऊंगी क्योंकि मेरे पास और भी लोग हैं, उनसे मुझे बात करनी है। रामेश्वर चौरसिया जी, आप क्या कह रहे हैं? और खासतौर से मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं बंटवारे की राजनीति के, बीजेपी ने पिछले 20 साल में क्या किया है? आप आखिर किस आधार पर बंटवारे की राजनीति की बात पर दूसरों को कोस रहे हैं? देखिए, मैं बीजेपी की ही बात कर रहा हूं और जिनके बारे में अब चर्चा कर रहे हैं कि आपने कहा कि हमने पीएम कैंडिडेट डिक्लेयर किया, मैं उनकी ही बात कर रहा हूं। उनसे सवाल पूछा गया, वक्फ बोर्ड के या माइनॉरिटी कमीशन के लोग गए कि आपने माइनॉरिटी के लिए क्या किया? उन्होंने कहा मैंने कुछ नहीं किया। आपने मेजोरिटी के लिए क्या किया? उन्होंने बोला मैंने कुछ नहीं किया। न तो मैं माइनॉरिटी के लिए करता हूं, न मेजोरिटी के लिए करता हूं। मैं करता हूं तो उस समय वो सीएम थे, बोले हम एक एक गुजरातियों के लिए करता हूं। आज देश में भी उनसे जब सवाल जवाब ही दे रहे हैं, जवाब वही सवाल दे रहे हैं। नहीं, आप घुमा रहे हैं। मुझे जवाब इस बात पे चाहिए कि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि बंटवारे की राजनीति कांग्रेस करती है, हर दल इस देश का करता है। बीजेपी ने आखिर क्या किया? हर इलेक्शन से पहले आपको मंदिर मुद्दा याद आता है, हर इलेक्शन के बाद आप ये मुद्दा भूल जाते हैं। देखिए, मंदिर मस्जिद ये मुद्दा नहीं होता, ये मुद्दा आपके लिए है, आपके लिए है। मेरी बात सुन लो ना, ये सामाजिक मुद्दा है। भारत की संविधान इस मुद्दे की परमिशन नहीं देता। ये समाज तय करता है सामाजिक मुद्दा थी। रथ यात्रा तो हम करेंगे ना, रथ यात्रा तो अगर मान लीजिए 84 कोसी के नाम पर। एक मिनट, वो भाजपा का नहीं था। आप उल्टे सब सवाल पूछ रहे हो ना। देखो, 84 कोसी भाजपा का नहीं था, पहले मैं आप बता दूं। अच्छा, मुजफ्फरनगर में जो बिहाइंड द सीन मैच फिक्सिंग का आरोप लग रहा है, मुजफ्फरनगर में हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब आपको मालूम है आपके पॉलिटिशियन नेता जो है जिन पर एफआईआर, जिसकी सरकार होगी वो तो किसी पर एफआईआर कर देगा ना। आप कर दो। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ मुजफ्फरनगर पर, मैं एक लाइन में बोलूंगा। एसपी और डीएम, जब वो 2 लड़कों का कत्ल हुआ तो उन पर दबाव वहां के सपा के विधायकों ने डाला कि इन लोगों पर एफआईआर करो, तो बोला कि ये दोनों तो मर गए, इनको तो मार दिया, जो मारा उन पर तो मैंने कर दिया, अब इनके बाप माँ का पता नहीं वो घर में, उन पर क्यों करूं? रातों रात एसपी डीएम का तबादला होता है, दूसरे एसपी डीएम आजम खां के चलते आते हैं और उन बच्चों के, सुन लीजिए, उन बच्चों, ठीक है, उन बच्चों, बता रहा हूँ, उन बच्चों के परिवार पर केस किया जाता है, ये मामला भड़कता है। बीजेपी के नेताओं के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होती? अरे बीजेपी नेता वहां कहां से आ गए? बीजेपी के नेता तो थे भी नहीं, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो सरकार है, बाद में जब पंचायत होने लगी हमारे साथ इस देश का जन भी मौजूद है और बहुत से लोगों को, क्योंकि कांग्रेस ने भी अपनी बात कही, बीजेपी ने कही, बहुत से लोगों को बहुत कुछ कहना है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
जी, मैं रामेश्वर जी से ये पूछना चाहता हूं कि कब तक आप लोग आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते रहेंगे? आप लोग कब तक ये नहीं समझेंगे कि धर्म और राजनीति दो नदी के किनारों की तरह हैं? अगर वो जब जब मिले हैं तब सुनामी आई है, और सबसे बड़ी सुनामी हमने देखी पिछले साल फैजाबाद जैसे इलाके में। इतने बड़े दंगे हुए हिंदू मुसलमान के, मुजफ्फरनगर में दंगे हुए। इसका जवाब क्यों नहीं देती सरकार? क्यों जो है धर्म और राजनीति के नाम पर ये सुनामियां बार बार हम लोगों को जो है वो उद्वेलित कर जाती हैं? इसका जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे समाजवादी पार्टी से, जिस पर आरोप लग रहे हैं। आपके पास भी आऊंगी। बुक्कल नवाब नहीं है, हमसे पूछ रहे हैं, उनसे पूछो ना भैया। वो आपसे सवाल पूछेंगे, आपसे सवाल पूछेंगे। हवा में आप उनके लिए आंसरेबल बात करोगे तो मैं बात करूंगा। आरोप लगाना बहुत आसान है, किसी पर आरोप लगा दो। मैं तो आरोप लगाता भी नहीं। मैं कहता हूं इस देश में ये पुलिस प्रशासन है, देश की इंटेलिजेंस, आप जांच करो। आप कोई भी देखो आरोप, मैं मानता हूं कि कट्टर हिंदू और कट्टर मुसलमान दोनों इस देश के लिए अच्छे हैं, क्योंकि कट्टर हिंदू होगा तो वो लोगों की भावना को समझता है। आपके वोट समझेगा वो। आपके लिए आपकी वोट बैंक की राजनीति आसान होगी। नहीं ले जाओ। कट्टर मुसलमान भी होगा तो दूसरे की कट्टरपन की इज्जत करेगा, वो जानता है धर्म क्या होता है। ये तो छिछले और वोट बैंक का पर्पस भी सर्व करेगा। हमारे साथ बुक्कल नवाब समाजवादी पार्टी से मौजूद है। अखिलेश जी, कट्टरता हमेशा नुकसानदायक होती है, गलत बोल रहे हैं। अब आपको तो धर्म आता ही नहीं, मैं क्या करूं? मंदिर जाते हो, मंदिर जाते हो, कायदे से पूजा भी नहीं करते। अरे कोई काम ईमानदारी से करो अखिलेश जी। हमने आपको नहीं रोका। 65 साल में 55 साल आपने राज किया। आज भी कहते हो 67% लोग गरीब हैं, उनको भीख देना पड़ेगा, 2 रुपये चावल देना पड़ेगा। उनको आपने 67 साल में नौकरियां क्यों नहीं दी? हिंदू मुस्लिम दलित पर आपने राजनीति करते रहे, आपने को आगे क्यों नहीं बढ़ाया? समाज सेविका उषा ठाकुर हमसे कुछ कहना चाह रही हूँ। क्षेत्रों में जाकर देखा अखिलेश जी, मैंने देखा कि रुपए का अवमूल्यन क्यों हुआ है, ये जवाब दीजिए आप पहले। क्योंकि रुपए का अवमूल्यन इसलिए हुआ है क्योंकि बहुत पहले जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इस देश की जो खून की नाड़ियां हैं इस देश की, हिंदुस्तान की, वो है छोटे लघु उद्योग। तो छोटे लघु उद्योग धंधे क्यों बंद किए जा रहे हैं? क्यों चीन से इतना सामान ला कर बेचा जा रहा है? ताकि हमारे देश के जितने भी व्यापारी हैं सब व्यापार बंद हो रहा है, सब कुछ नहीं। ये क्वेश्चन ये सब देश से संबंधित है कि कहीं सारे उद्योग यूपी में हो, दिल्ली में हो, सब जगह बंद हो रहे हैं। और बिहार का जहां तक सवाल है, वहां भी कोई रोजगार नहीं है। तो रोज आत्महत्या बिहार में, दिल्ली में कल हुआ है, 4 लोगों ने किया है। ये सब किस कारण से? रुपए का अवमूल्यन क्यों हुआ है? 1980 में रुपया $1.30 के बराबर था, आज कितना है? 1 है। इसका कारण है कि सारे उद्योग बंद हो रहे हैं, उनसे रेवेन्यू आप लोग खाली इकट्ठा करते हैं, उन लोगों को कोई सुविधा नहीं देते हैं, वो परेशान हैं। 3 बार। चलिए अखिलेश जी से जवाब ले लेते हैं। अखिलेश जी, आप उषा जी की बात का जवाब दीजिए कि रुपया इतना स्तर क्यों गिरा एक सवाल डॉलर के मुकाबले? और आप इलेक्शन से पहले फूड सिक्योरिटी की बात क्यों उठा रहे हैं? अब तक आप ही उनसे पूछ लीजिए कि अगर गुजरात में 15% के हिसाब से उद्योग धंधे फल फूल रहे हैं तो देश में 0 है, तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? हम जिम्मेवार है कि जिम्मेवार? पूछ लीजिए जी अखिलेश जी। देश की हालत क्या कर रखे पूछिए। शीतल जी, मैं मछली बाजार में नहीं आता हूँ, मैं इंडिया न्यूज के चैनल पे हैं। अगर मछली आप है तो बहुत अच्छा है अखिलेश जी। कहना देखो, जब कर्कश से तीर निकल जाता है तो इस तरह की भाषा आप बोलते हैं। अरे जवाब दीजिए, 55 साल से राज किया, जवाब दीजिए साहब। आप बोल लो, आप जवाब दे रहे हो। आप बीच में परेशान तो आप हो रहे ना, मछली बाजार आप बचा रहे हैं। एक एक करके जवाब दे रहा हूँ, सुनने का धीरज रखिए। ये उनका जवाब सुन लेते हैं, जवाब सुन लेते हैं। बोलती रहेंगे। अखिलेश जी कहिए, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं अखिलेश जी। 3 सवाल हुए हैं। मैं पहले इन्होंने कहा कि मैं धर्म जानता हूं, संस्कृत नहीं जानता हूं। रामायण महाभारत गीता किसी चीज पे कभी भी मुझसे शास्त्रार्थ कर ले, 100 बार पढ़ा, मुझे कंठस्थ है। ये चौरसिया जी एक श्लोक रामायण का पहला श्लोक सुना दें। पहला श्लोक रामचरितमानस का सुनाने के लिए आपको चैलेंज कर रहे हैं। पहला श्लोक सुना दे चौरसिया जी को बता दो आप लो।
एक बात मैं बता देता हूँ, एक कांग्रेसियों की आदत है कि कांग्रेसियों की आदत है कि जब उनका चैलेंज है कि मैं कभी भी मुद्दे से भटक के बात नहीं करता। अरे चैलेंज कर रहे हैं वो आपको, मैं बता रहा हूँ मंच पे जनता के सामने चैलेंज। मैंने कहीं नहीं दिया कि मैं धर्म गुरु हूँ, पहले तो ये समझ लें। ये जानबूझ करके मैटर को डाइवर्ट करते हैं, क्योंकि 65 साल में 55 साल तक देश का इन्होंने कबाड़ा किया, देश को गर्भ में ये ले गए। मैं नहीं कर सकता, मैंने कहीं नहीं कहा कि मैं धर्म गुरु हूँ। रामचरितमानस में चौपाइयां होती है, चौपाई सुना दीजिए। मैं बहुत सुना सकता हूँ, मैं बहुत सुना सकता हूँ, मुझे सब आता है, मैं नहीं सुना सकता, मैं नहीं सुना। मैं मुद्दे से भटक के नहीं बात करता, मैं नहीं सुना। इन नौजवानों की बात करें जिनका भविष्य कहाँ है, इनकी बात करिए। अखिलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर हम आएंगे दीपांकर स्वामी दीपांकर कुछ कहना चाह रहे हैं। नेता बिल्कुल आएंगे स्टूडेंट्स की बात। शीतल मगर शीतल, मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि इन्होंने मेरे ऊपर अधर्मी होने का आरोप लगाया, इसलिए मैंने बताया। बिल्कुल सही। दूसरी बात, जो सवाल एक लेडी ने किया, देखिए जरूर रुपए की हालत खराब हुई थी, ये फैक्ट है, उसके तमाम रीजंस होते हैं। दो सवाल लेडी ने किए थे, रुपए का किया था और कुटीर उद्योग का किया था, उसमें चाइना जोड़ा था। एक एक जवाब दूंगा, लेकिन अब उसको मैनेज किया जा रहा है, काफी हद तक ठीक है। और दुनिया में इसका हम एक छोटे से दुनिया में आ चुके हैं, ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, उसका असर है बड़ा लंबा, इसका आंसर है। चीजें ठीक की जा रही है, काफी हम मजबूत हो रहे हैं, 2-3 महीने में आपको और अच्छा। अखिलेश जी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जिन्होंने आपसे सवाल किया था वो उषा ठाकुर है और एक बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता है। उषा ठाकुर है और बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता। मेरा नाम उषा ठाकुर है। मुझे जी मैं प्रणाम कर रहा हूँ आपको, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ देख नहीं पा रहा। चलिए आप बताइए। इसलिए मैं अखिलेश जी, एक सवाल और मैं पूछूंगी। ये भी जी आप दीजिए जो इस्तेमाल। जी स्वागत है। मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि चीन से जो इतने खिलौने और सामान जो आ रहे हैं, उसके बदले हमारे देश में एक साधारण उद्योग क्यों नहीं लगाया जा रहा है? ना टीवी बन रहा है, ना ये बन रहा है, क्या कहते हैं, मोबाइल साधारण सा वो बन रहा है, कुछ भी नहीं, सब विदेशों से आ रहा है, जिससे कि हमारे नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, हमारे रुपए का अवमूल्यन हो रहा है, रोज आत्महत्याएं और इस तरह की कारण। आप जड़ों में जाके देखिए। अब अखिलेश, आप वहाँ बदरपुर और सब, चलिए अब अखिलेश जी को जवाब दे देते हैं। अखिलेश जी जवाब दीजिए, फिर हम वापस मुद्दे पे लौटेंगे। जवाब दे रहा हूँ। देखिए ये ग्लोबलाइजेशन का दौर है, ये फैक्ट है। और आप सोशल वर्कर हैं, आप जानते भी होंगी, जब एनडीए की गवर्नमेंट थी तो 800 आइटम ओजीएल में डाले गए थे, घी, दूध, मक्खन, चावल, गेहूं, दाल और ये इक्विपमेंट सब तक। हम उनका दोष बहुत नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम इन सब चीजों से अब बच नहीं सकते। ओपन मार्केट का हमारा धीरे धीरे एग्रीमेंट है, करते जा रहे हैं, जो बेटर है वो। चलिए हम मुद्दे से भटक रहे हैं, हम मुद्दे से भटक रहे हैं, हम मुद्दे से भटक रहे हैं, हम बात बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं। कमाल फारूकी साहब से मैं जानना चाहूंगी, कमाल फारूकी साहब, आप समाजवादी पार्टी में पहले थे, अब नहीं है। नहीं, मैं समाजवादी पार्टी में अभी हूँ, लेकिन राष्ट्रीय सचिव नहीं है, प्रवक्ता नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो किया, हमने कांग्रेस और बीजेपी की बात की, समाजवादी पार्टी ने जो किया वो तो बिल्कुल ही एक तरह से जो उनका वोट बैंक है, जिसको वो ट्रेडिशनली कहते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण की बात उन पर आती है, उसके साथ इतना जबरदस्त परिहास किया, पीछे बिहाइंड द सीन्स फिक्सिंग कर ली, और इतने सारे मुस्लिम परिवार जो है वो बेघर हो गए, आज तक घरों में नहीं लौटे हैं। मुजफ्फरनगर में क्या किया यूपी की सरकार ने? देखिए, जहां तक आप ये मैच फिक्सिंग की बात कर रही है ना, तो आपको पता होगा, हमको नहीं पता है बात। आपके पास अगर कोई इत्तला हो इस तरह की तो बता दीजिए। नहीं, क्यों आप इल्जाम लगा रही हैं तो आपको बता देना चाहिए। उसके वाकई लॉजिक है, आपका लॉजिक है। जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर है वो पकड़े नहीं गए हैं और वो दूसरे दल के हैं। जो आज आपका डिबेट का मुद्दा है उससे मत भटकिए। ये डिबेट का ही मुद्दा ये है कि ये कम्युनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स हो रहा है। हम कर आप उन्हीं से बोलने दीजिए, मेरे ख्याल से वो बीच बीच में बोले, अगर ये बीच बीच में बोलेंगे तो हम नहीं जवाब दे पाएंगे, हम फिर नहीं जवाब दे पाएंगे। देखिए, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप तमाम डिबेट को ओवर आप सुन लीजिए दूसरे की बात, उसके बाद ठीक है। आपने बोला उषा जी हम आपके पास आएंगे, इनको अभी बात खत्म करने दीजिए। आपने कहा कि देश में कम्युनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रही है, इसको रोकने के लिए आपकी पार्टी ने क्या किया? इसको इंसाइट किया? देखिए, मुजफ्फरनगर में जो गलत कर रही हैं आपके इंसाइट किया, इंसाइट आप इसके पूरे रीजनिंग पे जाना पड़ेगा। अच्छा, महापंचायतें क्यों हुई? 27 अगस्त को वहाँ पर दंगे भड़के। देखिए, यकीनी बात है, इस बात का एहसास वहाँ भी हुआ है कि अगर टाइमली एक्शन होता तो शायद इतना खराब नहीं होता, लेकिन इसके पीछे आप जाने की कोशिश कीजिए कि सिलसिला कहाँ से। अभी हमारे एक नौजवान ने कहा कि फैजाबाद जो कभी
कभी इवन बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के दरमियान में भी किसी किस्म के वहां कोई झगड़े नहीं हुए थे। पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि फैजाबाद के अंदर भयानक झगड़ा हुआ और उसकी पूरी बाकायदा भूमिका बनाई गई कि किस तरह से वहां झगड़ा होना है। मुजफ्फरनगर के अंदर बाकायदा जो सीडी है, भूमिका बनाई गई जी, जो सीडी है, किसने बनाई भूमिका? किसने भूमिका बनाई? यकीनी बनाने वाले सर कौन थे? यकीनी बात है, यकीनी बात है कि भूमिका बनाने, यकीनी बात है कि भूमिका बनाने, सुन लीजिए फिर बाद में आप जो मर्जी आए कीजिएगा। अगर आप जवाब सुन लीजिए ना, पहले अगर आप बीच बीच में बोलते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं। आप सुन लीजिए, आपको पसंद नहीं आएगा फिर दोबारा क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। मैं भूमिका में किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। भूमिका में कह रहा हूँ कि बाकायदा इस तरह का डेवलप किया गया। अब जैसे मिसाल के तौर पर मुजफ्फरनगर के ताल्लुक से बात बहुत क्लियर हो गई है कि जो वहां पर सीडी और व्हाट्सएप वगैरह का इस्तेमाल किया गया, ब्लेटेंटली एक ऐसी चीज का इस्तेमाल किया गया जहां का उस इलाके से कोई ताल्लुक नहीं था और कहीं और का था वो, और कहीं और का इस्तेमाल किया गया। और जब उन लोगों को पकड़ने के लिए बाकायदा पुलिस वगैरह गई तो उनको पकड़ने के लिए भी नहीं दिया गया और बाकायदा हुजूम आ गया। ये पूरा एक क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है। सर दंगाई लोग, दंगा भड़काने वाले लोग, अगर सर दंगा भड़काने वाले लोग टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू दंगा भड़का सकते हैं, तो क्या ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है? बिल्कुल, उन सब पे लगाम लगाए। देखिए, अगर एक भी किसी इंसान का खून हुआ है, किसी एक, और इसमें हिंदू और मुसलमान की बात नहीं कर रहा, किसी एक भी इंसान को अगर इससे घात पहुंचा है, नुकसान पहुंचा है, सरकार जिम्मेदार है, चाहे कोई सी भी सरकार हो, और उससे बच नहीं सकते। वैसे कि देखिए, चाहे वो अखिलेश यादव की सरकार हो, चाहे दिल्ली में बैठे हुई सरकार हो, और चाहे मोदी जी की जो आज बहुत बढ़िया भाषण दिया है, चाहे उनकी सरकार हो, उन सबकी सरकारों का जिम्मेदारी होती है कि वहां पर अगर 2000 लोग मारे गए थे तो उनका क्या हशर हुआ है, उनका रिहेबिलिटेशन का क्या हशर हुआ है, बाद तक 3 मरतबा हुकूमत अच्छा, करने के बाद में क्या हशर हुआ है, मैं यहाँ पर क्या हशर हो रहा है। सुनिए, मैं यहाँ पर बुक्कल नवाब जी से बात करूंगी। बुक्कल नवाब किसी समाजवादी पार्टी के, बुक्कल नवाब साहब, ये जो अभी इस वक्त मुद्दे पे बहस हो रही है और मुजफ्फरनगर हिंसा के पीछे जो मैच फिक्सिंग की बात की जा रही है, क्या ये मैच फिक्सिंग नहीं थी? आप किस तरह से बचाव करेंगे अपना? उसके बाद मैं ऑडियंस के पास आऊंगी मैं आपके नहीं, ये मुद्दा बदल नहीं रहा है, ये बंटवारे की राजनीति हो रही है और हर दल करता है इसकी बात। आज हम टीवी के ऊपर देख के आए हैं कि जो मुजफ्फरनगर का कवाल गांव है, ग्राम है, वहां पर हिंदू और मुसलमान इस तरीके से रहते हैं जैसे एक भाई दूसरे भाई के साथ में रहता है। वहीं पर मंदिर है, वहीं पर मस्जिद है, एक बहुत 25 मीटर के फासले मंदिर और मस्जिद बनी हुई है। वहां कभी किसी किस्म का झगड़ा नहीं हुआ है। वहां के हिंदू मुसलमान जो है खड़े हो गए, चीख के इस बात को कह रहे हैं कि हमने कभी झगड़ा नहीं किया, ना हम झगड़ा करना चाहते थे। तो दंगा हुआ क्यों? आखिर दंगा हुआ क्यों? और आपके मुख्यमंत्री 19 दिन बाद वहाँ क्यों गए? किस चीज का इंतजार कर रहे थे? किस चीज का इंतजार कर रहे थे? आप जिस सौहार्द की बात कर रहे हैं, उसी का नमूना हमने आज देखा है जब अखिलेश यादव को काले झंडे उसी जनता ने दिखाए। इसका जवाब दीजिए। मंदिर और मस्जिद है, लेकिन जवाब दीजिए। नहीं होता, वहाँ क्यों हुआ है? काले झंडे दिखाना चाहिए। काले झंडे तो वो एक परंपरा बन गई है कि दूसरी पार्टी वाले जो काले झंडे लेके पहले तैयार बैठे रहते हैं। और अच्छा, चलिए मान लेते हैं बुक्कल नवाब साहब, दर्द कैसे बचेगा? मान लेते हैं कि वो मान लेते हैं दूसरी पार्टी के लोग थे, लेकिन ये बताइए अखिलेश यादव मुख्यमंत्री 19 दिन बाद आज क्यों गए वहाँ पर? उन्हें 19 दिन क्यों लगे वहाँ लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए? इसका जवाब दीजिए। अखिलेश यादव को 19 दिन क्यों लगे? सोनिया जी आएंगे तो 20 दिन हो जाएंगे, इसका क्या मतलब हुआ? हम गए कि नहीं गए वहाँ के ऊपर? अरे इतनी बड़ी घटना हो जाती है और आप मुसलमानों के हितों की बात करते हैं। 27 तारीख को झगड़ा हुआ था तो 27 तारीख को अपने डीएम को हटाया कि नहीं हटाया? 27 अगस्त को हटाया। आज हमने एसएसपी को निलंबित कर दिया है और हमने वहाँ पर ऐलान कर दिया है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जितना बड़ा मुसलमान हो और चाहे जितनी उसकी अप्रोच हो, उसको हम किसी भी मुसलमान को किसी भी कीमत पर अखिलेश जी के पास जाओगे, अखिलेश प्रताप सिंह जी के पास। अखिलेश प्रताप जी, आप गैर सांप्रदायिकता की बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि मुजफ्फरनगर दंगों के इतने दिन बाद क्यों प्रधानमंत्री
कल कहा जा रहा है कि वहां जाएंगे। और कांग्रेस के युवराज की तो संभावना ही है, अभी उनका तो तय भी नहीं है कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। शीतल जी, मेरा सवाल है सरकार को 19 दिन क्या 19 मिनट में दंगा रोक सकती है, क्यों नहीं रोका दंगा? 19 दिन क्यों लगे? अखिलेश यादव कहाँ सो रहे थे? दो महीने तक कंटिन्यूअसली चलता रहा था। सैकड़ों लोग मरते रहे थे, सैकड़ों लोग मरते रहे थे, मरते रहे थे। आज तक हिसाब नहीं दे पाए हैं। जिनको आप सपोर्ट करने आई हैं आज तक हिसाब नहीं दे पाए हैं, आज तक हिसाब नहीं दे पाए हैं। जिनको आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग जिनके लिए आप आए हुए हैं, आज तक नहीं हिसाब देते हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा अभी तक वो बराबर व्यवहार क्या है? जो पोस्टर आते हैं आपके, जो आपके छोटे शहरों में पोस्टर आते हैं, पंडित सिंह की टोपी लगाए खड़े रहते हैं, मुलायम सिंह, और हमेशा रमजान में पार्टी क्यों ऑर्गेनाइज कराते हैं? ये सब क्यों छोटे शहरों के, गोंडा जैसे शहरों के सड़कों के विकास में क्यों नहीं लगाते? क्यों आप? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत वैलिड सवाल है। क्यों नहीं छोटे शहरों के विकास के लिए काम करते हैं? क्यों वोट के लिए लोगों को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटने की कवायद में लगे रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बुक्कल नवाब साहब जवाब दीजिए। धर्म के ऊपर बांटने के लिए कौन कवायद कर रहा है? ये सब कोई किसी से छुपा नहीं है। लाख छुपा लो, छुप न सकेगा राज हो कितना गहरा। और दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये यहाँ पर दंगा सिर्फ होता नहीं, उत्तर प्रदेश की लड़ाई है। ठीक है, मौलाना मकसूद हील हो चुकी है, नेता हील हो चुकी है। शायरी जवाब नहीं है, शायरी सवाल का जवाब नहीं है। ये देश का युवा कह रहा है, वो समझता है कि शायरी के फेर में आप सवालों को छुपा नहीं सकते। आज आपने शायरी के बहाने इस मुद्दे को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, आज तक यही होता आया है। चलिए, मौलाना मकसूद हैं, मेरा अभी समाजवादी के जो नेता है उनसे सवाल है। आप कह रहे हैं अभी कहा जा रहा था कि 2 महीने तक पीते चलता गया, वो भी कंडेमनेबल है, लेकिन ये दलील नहीं है कि कहीं दो महीने तक किसी को मारा जाता रहा हो तो ये आपको जायज कर रहे हो कि यहाँ भी 2 महीने तक चला जाए। ये कंडेमनेबल है, ये काबिल मजम्मत बात है। दूसरी बात ये है, आप कह रहे हो कि आपकी सरकार ने एक्शन लिया, आपने 84 कोसी परिक्रमा को रोक दिया 1 दिन में। इसका मतलब है आप रोक सकते थे, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। आप हमने बड़ी इस देश के माइनॉरिटी ने, बड़ी यूपी की माइनॉरिटीज ने बड़ी ही ज्यादा उम्मीदों के साथ वोट दिया था कि ये यंग है, ये नौजवान है। मुझे याद है जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वहां कभी फसाद हुआ, लालू प्रसाद यादव खुद उस जिले में जाकर डेरा डालने लगते थे। आपके तो जवान होने का भी कोई फायदा नहीं। आप 10-10 दिन में सांसें ले रहे हो, 10 दिन के बाद वहां जा रहे हो, लोगों को जला दिया गया। आपकी जिम्मेदारी क्या है? जिस वक्त आपने हलफ लिया था, उस वक्त हर ये हलफ में ये कहा था कि मैं प्रदेश की एक आदमी की जान की हिफाजत करना मेरा दायित्व है, मेरी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री जी, आप अगर सुन रहे हो तो आपने इस दायित्व को पूरा क्यों नहीं किया? आप बगैर किसी वजह से एक डीएम को हटा सकते हो, लेकिन आपके दौर में 130 फसादात हो चुके हैं। एक भी बताइए, किसी भी अधिकारी को आपने सजा दी, किसी को बरतरफ किया? और आप कहते हैं कि आप बंटवारे की राजनीति नहीं करते हैं, बताइए। आप खुद इस बात के सवाल का जवाब बताइए कि कोई भी जो जिसकी सरकार होती है वो क्या दंगा कराना चाहती है? सरकार का दायित्व दंगे को रोके। यही तो करा रहे हैं, यही तो दुर्भाग्य है, यही दुर्भाग्य है कि आप करा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपने आदमी ही क्यों मरता है? आपने कभी भाजपा भी नहीं होता। आपने कभी सुना कि कोई नेता मरा हो? एक मिनट, चलिए वो एक सवाल पूछना चाहता हूँ। रुक जाओ भाई, आप सुन लो। मैडम, एक सवाल मैं पूछना, दुर्गा शक्ति नागपाल को इन्होंने जब हटाया, वहाँ के हिंदू और मुस्लिम समाज मिलकर के बोला कि ये अच्छा काम कर रही थी, हम कोई दंगा फसाद नहीं कर रहे थे। अखिलेश यादव चाहते थे कि वहाँ दंगा हो, वो दंगा नहीं होने दी, इसीलिए उनको हटाया। हिंदू और मुस्लिम समाज का आरोप है।
तो उसको तो तुरंत ट्रांसफर कर सकते हैं दंगे की आशंका में, लेकिन जहाँ दंगा हो गया, जहाँ लोग हमारा सवाल है अपने अधिकारियों को किसी को भी सस्पेंड नहीं दिया, सस्पेंड कर सकते। जो इन्होंने सवाल पूछा कि 134 हुआ, सच बात तो ये है शीतल जी, आज तक इन्होंने एक्शन नहीं लिया, न ट्रांसफर किया, न सस्पेंड किया, उन 34 में एक में नहीं किया, जहाँ हुआ वहाँ नहीं किया, जहाँ नहीं होना था वहाँ किया। 6 मार्च को इनकी सरकार ने जियो निकाला था कि अगर प्रदेश में कोई फसाद होता है तो वहाँ के डीएम और वहाँ के एसपी जिम्मेदार होंगे। सिर्फ नाम ही के लिए इन्होंने ये जियो निकाला, जनरल ऑर्डर निकाला, कोई काम नहीं किया। इस देश को इन्होंने फिरका परस्ती की आग में झुलसा दिया। तो छीना है आपसे, भाजपा को उत्तर प्रदेश से दोस्तों नाबूद कर दिया है। आज 10 सीटों में पहुंचा दिया, 56 सीटों से। उसका नाम है मुलायम सिंह यादव। एक बात आपको बता देता हूँ, आप चौथी बार सरकार में आए हैं, अगर आपको राज करने नहीं आता तो आपको रिजाइन करके घर बैठना चाहिए। राजनीति आती नहीं, दंगे कंट्रोल होते नहीं। ये लड़का तो पूछ रहा था यहाँ की सड़कें, मैं आपको बता दूं, आपको गए नहीं होगे, बनारस में चले जाओ, बनारस कबाड़खाना बन चुका है, सड़कें गड्ढे में तब्दील हो गई है। इनका ध्यान इनका ध्यान विकास पर नहीं है, ये यही करके बार बार राजनीति करते हैं। और जब सरकार जी तो सरकार को शासन करने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल, किसी भी दंगे में हमेशा हम इनके चलिए 2002 में इनसे खुद कहा था, एक मिनट हमारे सवाल के जवाब ले लिए, सवाल किया तो जवाब ले लीजिए, जवाब लेना बहुत जरूरी है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। वही बोल रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ। देखो एक बात, सुन भी लो ना, जाति और धर्म के नाम पर पूरे देश को लूटा है, पूरे देश। देखो इस देश में हिंदुस्तानी क्यों ना हो? बिल्कुल मैं वही बता रहा हूँ। देखो अरे मैं बोला, आप आधी बात सुन लो ना, आप आधी बात सुन। चलिए आप उनको बोलने दीजिए, आधी बात तो आप बात समझ। अगर कोई कट्टर हिंदू होगा, कट्टर मुस्लिम होगा, तो देश के प्रति वफादार होगा। अरे ये कैसे जरूरी है? अरे मेरी बात तो सुन। इसलिए अपने वो धर्म को समझता है, धर्म एक ही परिभाषा जानता है, सबकी भला करो, सबके लिए काम करो, देश के लिए काम करो। लेकिन ये जो नेता होते हैं ना, तो इनको जो ये दंगे, उनको तो वोट बैंक की राजनीति दिखती है, उनको न तो धर्म से मतलब है, आप भी तो नेता है, धर्म से मतलब है। आप भी तो नेता है। देखो जो कराते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो कराते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने आपको पहले, अरे यार सुन लो, मैंने पहले ही बोला कि भाजपा का प्रिंसिपल क्या है। अरे सुन, भाजपा का क्या, हमने क्या बोला था, हम न माइनॉरिटी के लिए काम करते हैं, सुन लीजिए, हम माइनॉरिटी के लिए काम करते हैं, न मेजोरिटी के लिए काम करते हैं, हम हर देशवासी के लिए काम करते हैं। जब विकास होगा तो उसमें माइनॉरिटी मेजोरिटी नहीं दिखती है, हम विकास की राजनीति करते हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक मिनट सुनो, इसलिए हर चुनाव से पहले मंदिर की बात करते हैं। एक मिनट सुनो, हर चुनाव से पहले मंदिर की बात, मंदिर की बात नहीं करते। पहले सुन लीजिए, दंगे इनके राज में हो रहे हैं। एक मिनट भैया, टोपी पहना कर मुसलमानों को क्यों बुलाते हैं, और ये नरेंद्र मोदी क्यों कहते हैं कि हमें मुसलमानों के पास जाना होगा? अगर ये तो ये कहते हैं, राजनीति है, देखो यही राजनीति है। आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ, मेरी बात नहीं, आपकी बात की जवाब दे रहा हूँ। सुनो, यही राजनीति है। 11 साल पहले टोपी पहनना, अपना टोपी पहनना वो राजनीति नहीं है। टोपी पहनना मैं मानता हूँ, ये राजनीति 11 साल पहले। बात तो सुन लो, 11 साल पहले बात तो सुन लो मेरी, जवाब दीजिए। एक मिनट, आप टोपी पहन के जाते हो, हम कहते हैं उनके तन पर कपड़ा दो, उनको खाना दो। टोपी पहनने से वोट मिलता है। अखिलेश यादव की बात कर रहे हो आप, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस निकलने गए इतने बड़े दंगे में, उनको टोपी पहनने की जरूरत थी क्या? वो नमाज पढ़ने गए थे? मैं आपसे पूछता हूँ। दूसरी बात, जयपुर में क्राउड बुलाई गई? भैया जयपुर में वो दर्शक आए, अगर मुस्लिम आए टोपी पहन के तो आप क्या करोगे? हिदायत थी उनको, हिदायत थी, पार्टी ने स्पेशली हिदायत हो गई। अगर हिंदू साफा पहन के आए हिदायत हो गई। जयपुर के जलसे में आपकी पार्टी ने स्पेशली ऑर्डर जारी किया था कि टोपी ओढ़ करके लोग आए आपकी जयपुर के। अरे लोग पहने वो ठीक है, मैं मानता हूँ, आप टोपी पहने मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। एक मिनट, आप टोपी पहने मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आप बता दो, दिवाली में कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति से हम एक्सपेक्ट करते हैं क्या कि वो गेरुआ बस पहन करके हमें बधाई देने आए? आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप क्या करें कि ईद में आए तो आप टोपी पहन के बधाई दे आए? हम सम्मान करते हैं हमारा टोपी। हम देखिए, हिंदू रहे, मुसलमान बिल्कुल, इस देश के लिए वफादार रहे।
लेकिन बात ये है, सवाल ये है, टोपी पहन के आए हैं, जब वोट की बात होती है टोपी बताइए नहीं पे, जब माइनॉरिटी को देने की बात होती है तो कहते हो कि हम पूरे हिंदुस्तानियों की बात करते हैं। टोपी पहनने से और गेरुए वस्त्र से बाहर निकलिए। दुनिया बहुत बढ़ी जा रही है। चीन हम लोगों को पीछे छोड़ देगा, हम लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमेशा हमेशा सर, देखो हमेशा हुआ क्या, हो क्या रहा है कि हर चीजों को मिक्स किया जा रहा है। उषा जी हर चीजों, देखो हर चीजों को, एक मिनट हर चीजों को मिक्स किया। मैंने पहले ही बोला अपने अरे सुन तो लो भैया, हर चीजों को मिक्स किया जा रहा है। अरे भाई कोई मिक्स नहीं हो रहा है, मंदिर में सब जुड़ा हुआ है। एक मिनट, मंदिर में कोई गेरुआ बस पहन के पूजा अपनी परंपरा में करे, टोपी पहन के नमाज अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। एक मिनट सुनो, पहले मेरे एक सवाल का जवाब। विकास का क्या संबंध है? विकास तो सरकार कराती है। हमने अभी सवाल पूछा अखिलेश जी से कि अगर ये उषा जी का सवाल था कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ, अगर ये गुजरात में 15% पिछले 12 साल से इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो सकता है तो पूरे देश में होता तो चाइना से हम सामान नहीं मंगवाते, हम चाइना को सामान सप्लाई करते। चीन की बात हमारा ये है। आज एक मिनट, आप देश की बात करिए, एक और देश की बात कर रहे हैं। सुनो, एक और आपको जानकारी मैं देता हूँ, एक और जानकारी देता हूँ, सुन लो, आपको एक और जानकारी देता हूँ। उषा जी एक लाइन बोलूंगा बस। 20 दिन जब देश आजाद हुआ, अरे सुन लो भैया, दे रहा हूँ, 47 में देश आजाद हुआ और इजराइल अपनी यात्रा 48 में शुरू करता है और चीन भी करता है। आज इजराइल कहाँ चीन इजराइल पहुंच गया, कहाँ चीन इजराइल? सुनो ना, मैं आपके एक सवाल का जवाब, जब आप सुनोगे तो मैं बोलूंगा, आप सुन लो पहले। एक लाइन बोल रहा हूँ। देखो आज उषा जी, आज इजराइल जितना आर्म्स एक्सपोर्ट करता है, मिलिट्री के लिए उतना हम इम्पोर्ट करते हैं। यही सरकार चला है 55 साल से, 55 साल। चलिए बोलिए, आप कुछ कहें। खाली सामान मंगाया जाए, हमारे देश ने बाहर वही बात तो आप ही की बात मैं बोल रहा हूँ, आप भी वही बात बोल रहे हो। मैं वही बात तो बोल रहा हूँ, अगर हम करते तो हमें सप्लाई करना चाहिए, हम मंगा क्यों रहे हैं? अच्छा सुनिए, मैं आपके पास आ रही हूँ। रामेश्वर जी, आपने बात कही जयपुर में टोपी पहनकर आने की, आप कह रहे हैं हिदायत नहीं दी गई, लेकिन हिदायत थी। मुझे बताइए 11 साल पहले क्यों नहीं ये रियलाइजेशन? हम आपको जवाब यही दे देते, 11 साल पहले हम यही दे देते। अगर यहाँ इनको बुलाया टोपी पहन के आया, तो कोई मुस्लिम लड़का टोपी पहन के आया तो क्या उसको मना कर दो? कौन डायरेक्शन दिया? इंडियन एक्सप्रेस ले लीजिए। चलिए वो छोड़िए, इंडियन एक्सप्रेस हम कहा दिए है, इंडियन में कुछ भी लिखे तो हमारा हो गया। 11 साल पहले डायरेक्टिव क्यों नहीं था? 11 साल पहले डायरेक्टिव नहीं था। अच्छा, मेरा कहना ये है, मैं आऊंगी, आप सभी के पास आऊंगी, हमारे साथ जब माइनॉरिटी को कुछ देने की बात आती है तो आप कहते हो कि हम माइनॉरिटी की और धर्म की, जाति की बात नहीं करते। जब टोपी की बात आती है तो आप टोपी तो लगवा देते हो सर पर। चलिए टोपी की बात छोड़िए, सब छोड़िए। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं, हमारे साथ साबिर अली जुड़े हुए हैं जेडीयू के। साबिर अली साहब से मैं सवाल करना चाहूंगी कि यहाँ बात नरेंद्र मोदी की हो रही है, टोपी की हो रही है, नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स की हम करेंगे। आखिर 17 साल आपका अलायंस बीजेपी के साथ चला और 17 साल बाद अब क्यों आपको याद आई कम्युनलिज्म की, कि ये पार्टी कम्युनलिज्म को प्रैक्टिस करती है और नरेंद्र मोदी की शख्सियत कम्युनल है? 17 साल बाद क्यों याद आई? ये सेना को भी विभाजित करके रख देंगे। आपको बताऊंगी मैं। साबिर अली साहब, देखिए ऐसा है कि 40 मिनट के बाद आपको कम से कम याद तो आई, खैर उससे हमको नहीं जाना। आपने जो सवाल किया उसी का जवाब देते हैं। सर आप हाशिए में चले गए बीजेपी के हट जाने के बाद? बाद में बात करें। चलिए पहले ये जिनको सवाल पूछना उनसे पूछ लीजिए, फिर हमारे पास जवाब ले लीजिए। नहीं, आप जवाब दीजिए। हम बीच में नहीं बोलते। जवाब दीजिए आप। उसके बाद पूछिए तो ज्यादा अच्छा। आपने सवाल किया कि 17 साल साथ रहने के बाद हमें क्यों ये ख्याल आया कि हमको उनसे अलग होना चाहिए। हम जब अलग हो रहे थे तो बीजेपी के लोग कह रहे थे कि जो आप शंका जता रहे थे ऐसी बात नहीं, जो आज साबित हो गई। नंबर 1। नंबर 2 कि जिस देश में रहते हैं, इस देश की जो आबादी है और उस आबादी में ये कहें न कहें, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की बात कहने का सवाल नहीं है, लेकिन इस देश की हर कास्ट, हर जात, हर समुदाय के लोगों में जब तक मेंटल सेटिस्फेक्शन एक साथ जो आदमी लीड करने जा रहा हो देश को और जिसके नेतृत्व में हम काम करने की सोच रहे हों, अगर उसके छवि पर किसी एक बड़ा सेक्शन, भले वो उसकी आबादी
एक सेक्शन के बनिस्बत कम हो, अगर उसका नहीं है तो उसके नेतृत्व में काम नहीं की जा सकती। गुजरात दंगों के वक्त ये रियलाइजेशन क्यों नहीं थी? के साथ गुजरात दंगे के वक्त ये रियलाइजेशन क्यों नहीं हुई थी? सुन लीजिए, ये रियलाइजेशन गुजरात दंगे के वक्त सुन लीजिए, गुजरात दंगे करते हैं। सुन लीजिए, मैं सुन लीजिए, आप सुनेंगे नहीं तो आप अपना सवाल एक बार, मैंने पहले कहा कि अपना पूरा सवाल कर लीजिए, आप पूरा सवाल कर लीजिए, एक साथ में जवाब, आप जो सवाल करेंगे उसी का जवाब दूंगा। मुझे चिल्लाने नहीं आता है, आप सवाल कर लो। विकास पर सोचिए, ये बात छोड़िए, जिनको सवाल करना है कर लो पहले। मात्र एक दूसरे, अरे ये तो बैठते हैं खाली, इनको तो पता भी नहीं कि कितना बातना करना चाहिए, बात तो सुनते नहीं हो। 1 मिनट जरा सुनिए, और इस तरह मच्छी बाजार बना के बैठे हो। आधा घंटा उद्बोधन सुने हैं, जरा सुनिए। चलिए बोलिए दीपक। धर्म का चर्चा हुआ, गिरवे का भी, और साहब ने भी अपनी बात कही, हाँ टोपी पर। मात्र इतना कहना चाहते हैं कि धर्म का हम लोग नाम लेते हैं, धर्म की चर्चा करते हैं, इतना तो बताओ कि धर्म का आज तक आचरण किया किसने? पहली बात। दूसरी बात ये कि हम लोग चर्चा करते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। भाई साहब, मात्र अगर जो इस देश में वोट की राजनीति नहीं और इस युवा तुर्क को तबाह करने की राजनीति नहीं, तो आखिरकार राजनीति है क्या? मुझे ये मात्र इतना हमें बता दीजिए कि जिस समय अभी बात चल रही थी कि चीन से, हम भाई साहब ने बोला चीन आगे निकल जाएगा, चीन आगे क्यों ना निकलेगा कि 30,000 करोड़ का सेना मांग रही है बजट के, बोले लाकर दो, सर्दी में पहनने के लिए जूते नहीं है, बदन पर कपड़े नहीं है, चलाने के वेपन्स नहीं है, उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं। भटकता युवा आज भी रेड लाइट पर कॉपी लिए खड़ा है, बोले कि जो। चलिए दीपांकर जी, देश में जो आपकी बात का जवाब दूंगी मैं, आपकी बात का जवाब दूंगी। हमें बोलने तो दो भाई। चलिए बोलिए। आज देश का युवा हाथ में फाइल लिए खड़ा है, उसके लिए जॉब नहीं, और युवा को कहीं खड़ा, आज भी वो कार्यकर्ता का कार्यकर्ता, ये वो आज तक नेता बना क्या? आज तक वो नेता नहीं बना। नेता थे वो अभिनेता हो गए, अभिनेता से शायराना हो गए, और सबसे पहले बोले कि न मच्छी बाजार में, मतलब जो नेता को वोट दे वो मच्छी बाजार हो जाए। जिस नेता को जिस जनता का वोट चाहिए वो नेता बाद में उसी को मच्छी बाजार बताता है। जब तक वोट की जरूरत है तब तक भीड़ जुटाओ, और जब तक वोट की जरूरत है जब तक भीड़ जुटाओ, और जब वोट मिल जाए तो भीड़ से बचा कर लेकर जाओ। ये कैसी राजनीति? और कूटनीति दो पहलू होते हैं राजनीति के। राजनीति सिद्धांतों पर और कूटनीति इशारों पर होती है। दुख की बात यह है सिद्धांत जालिम रहे नहीं, इशारे कोई समझ नहीं रहा, तबाह होता देश। आज नेता चलिए इस पर हम अखिलेश जी से जवाब लेंगे। आपने बहुत बोल दिया, अखिलेश जी नहीं बहुत बोले, सीता जी बोले, अरे औरों को भी मौका देना। नहीं तो सारा मौका, इस पर जवाब तो ले, आधा घंटा इस पर जवाब तो ले, 1 सेकंड का टाइम दीजिए। आपने जो बातें की उस पर जवाब तो ले, बिल्कुल आधा घंटा जल्दी से खत्म करिए, जल्दी से। इतना कि अगर आज ये भैया चाहता है, उषा जी चाहती हैं, या ये युवा तुर्क चाहता है, ये मिल सकता है। कल राहुल गांधी से मिलवा कर दिखा दो इनसे। अगर जो मिल सकता है देश के मंत्री अटल बिहारी से मिलवा दो इनसे। ये मिल कर सकता है, ये है कहाँ वोटर? नाम का वोटर, वोट चाहिए। अखिलेश जी, ये युवा अगर राहुल गांधी से मिलना चाहता है तो क्यों नहीं मिल सकता? क्यों नहीं है एक्सेस? सिर्फ वोट के लिए आम आदमी की जरूरत है, उसके बाद उसकी कोई अहमियत नहीं है आपकी नजर में? ये इनका कहना है, आपका जवाब इस पर? ये जो सज्जन है इनको जानकारी नहीं है। सारी जानकारी आप एफबी होल्डर सर, क्या बोलते हैं? अरे सुनिए, पहले इसी बात तो सुनिए। चलिए कहिए। आप मिलने का प्रयास यदि किए हो, आप शीतल पहले नहीं, आप वहाँ पे अपॉइंटमेंट नोट कराइए। अगर आपको कॉल ना आए तो मुझको कहिएगा, जो दोस्त कहिएगा मैं स्वीकारने को तैयार हूँ। वहाँ अपने आप 100 लोगों से नहीं, आपको मिलना नहीं है, आपको मिलना नहीं है। तो जनता से अपॉइंटमेंट लेकर के आते हैं। आप सवाल का जवाब दीजिए। सुनिए, पहले सुनिए। अरे सुनिए, ये कौन बोल रहा है?
ये आप जनता है। जिन्हें आप भगवान कहते हैं वही जनता बोल रही है। कौन बोल रहा है? वोट के समय भगवान हो जाते हैं, अभी कौन बोल रहा है? अब ये मछली। चलिए उनको जवाब देने दीजिए, उनको जवाब देने दीजिए, उनको जवाब देने दीजिए। चलिए जवाब अगर किसी ने सवाल किया है, अगर किसी ने सवाल किया है, एक मिनट शीतल, जिस व्यक्ति ने ये बात कही है उससे पूछिए क्या उसने कभी राहुल गांधी से मिलने की बात की या मिलने का प्रयास किया? मांगा या जहाँ सुबह मिलते कभी मिलने के लिए गया? और सर उनका ये कहना है कि उन्होंने प्रयास किया है, उनका ये कहना है कि उन्होंने प्रयास किया है, उनसे प्रयास किया है उन्होंने। गलत। अगर किस दिन किया नाम बताना, वहां पर कंप्यूटर में मेंटेन नहीं, आप बताना है आप किस नाम से किस दिन फोन किया है, वहाँ सब वहाँ पे शीतल मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे आप सर बात सुनिए। चलिए अब उनकी बात सुनिए। हाँ। शीतल सबसे सुलभ उपलब्ध है। जितना खुद वो पब्लिक के बीच में जाते हैं, गांव में जाते हैं, गरीबों के बीच में जाते हैं, सैकड़ों डिग्री कॉलेज में जा चुके हैं। किसी को विश्वास नहीं है, किसी को विश्वास नहीं है, कोई विश्वास नहीं कर रहा। अरे अखिलेश जी, अगर आप उन्हें आम आदमी का नेता समझते हैं तो आप मिलवाते क्यों नहीं? मिलवा दीजिए कल। चलिए अगर वो आम आदमी के नेता हैं तो कल मिलवा दीजिए युवाओं से। अरे आप चाहते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन सिर्फ चुनाव के बाद कोई नहीं दिखता है। अपॉइंटमेंट नोट देखिए ये आपको मिलना नहीं है। देखिए आपको मिलना नहीं है, आपको राजनीति करनी है। एक सुनिए, आप ये जो सज्जन कह रहे हैं इनको राजनीति करनी है। इनको ये जो सज्जन बोल रहे हैं शीतल ये जो सज्जन बोल रहे हैं इनको राजनीति करनी है, मिलना नहीं है। इनको मिलना नहीं है, इनको मिलना नहीं है। मिलना चाहते तो भेंट हो गई होती, अपनी बात भी मिलना की इच्छा नहीं है। आपने बहुत वैलिड सवाल उठाया। इन्हें उषा जी ने माइक दे दीजिएगा प्लीज, माइक दे दीजिए। चलिए आप अपना सवाल पूछा। अखिलेश जी, एक और हमारे साथ ऑडियंस में एक महिला है, वो आपसे सवाल पूछना चाहती है। मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहती हूँ। नंबर 1 ये कि कांग्रेस के शासन काल में और सीबीआई की 100 फाइल गायब कैसे हो जाती है, क्यों होती है? और दूसरा सवाल ये, राहुल गांधी दलित के यहाँ ये जरासी आएगी कि खाना खाया, वहाँ गए, उनकी झोपड़ी में गए, ये क्यों नहीं आता कि किसी दलित को रोजगार दिया या खाना दिया, ये क्यों नहीं आता? आप ये बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आप सुने मनरेगा कौन लाया? मनरेगा ये बीच में बोलिए। इंडस्ट्री नहीं बनाएंगे, नौकरी नहीं देंगे, मनरेगा में सबको मजदूर बनाएंगे, यही है तीनों का धंधा है। इंडस्ट्री खत्म कर देंगे, नौकरी नहीं देंगे, मनरेगा में जाके जेल में पड़ा हुआ छात्र मजदूरी करेगा। चलिए मेरे पास वक्त बिल्कुल कम है, बहुत से लोग बहुत कुछ कहना चाहते हैं। अखिलेश जी नहीं, अब मैं आपका समय हो चुका है। मुकल नवाब, आप कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी से बताइए। मुकल नवाब साहब, शीतल आप अपने बाद में आएंगे। मुकल नवाब साहब, किसी बात को ठीक है, जिस तरीके से 28 साल की सजा साबिर अली साहब, आपका क्लोजिंग कमेंट इस पूरी चर्चा पर, और जो बातें आपने सुनी, जनता की जो बातें आपने सुनी, अपने सहयोगी पॉलिटिशियन की जो बातें आपने सुनी। मुझे अफसोस है
चलिए, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये बहस का मुद्दा बहुत व्यापक है और इस पे चर्चा का बहुत स्कोप है। शायद इतना वक्त जो है वो इसके लिए काफी नहीं है, दोबारा हम इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन मैं इस शो को खत्म करना चाहूंगी उसी बात के साथ जो हमारे ऑडियंस में मौजूद एक युवक ने कही, और वो ये थी कि कट्टर हिंदू या कट्टर मुसलमान हम क्यों बने, हम कट्टर हिंदुस्तानी क्यों ना बने। जनगण मन में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है।